नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड हादसे में 14 की मौत, 12 जख्मी। ट्रैवलर सड़क से फिसलकर 660 फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। सीएम धामी ने घायलों से पूछी कुशलक्षेम। उत्तराखंड के जिलों के प्रभारी बनाए गए सचिव, 13 सचिव स्तर के अधिकारियों को दी गई जिलों की जिम्मेदारी। जिलों में विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। हरिद्वार पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, 3 आरोपी हुए फरार। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। प्रदेश को बढ़ती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने 16 से 17 जून से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की जताई संभावना। 18 जून से प्री मानसून की शुरुआत। और नैनीताल की कैंची धाम और आश्रम का 60वां स्थापना दिवस। जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बढ़ेंगी खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग के रैतोली में टेम्पो ट्रैवल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बताया जा रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले 23 यात्री टेम्पो ट्रैवलर में सवार होकर चोपता की तरफ घूमने जा रहे थे और करीब 10 से 11 बजे के बीच टेम्पो ट्रैवलर रुद्रप्रयाग जिले के रैतोली में अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 12 घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुर्घटना पर अपना दुख जताया है। साथ ही धामी ने रुद्रप्रयाग अस्पताल में जाकर घायलों से उनका हाल जाना है। उन्होंने कहा है कि ये काफी दुखद घटना है, जिसमें घायल होने वाले सभी लोगों का इलाज रुद्रप्रयाग में चल रहा है, जबकि अन्य लोगों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने इस दुर्घटना में हताहत हुए लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। यहाँ पर हुई है और एक टेम्पो ट्रैवलर जो कि दिल्ली से चला था वो रुद्रप्रयाग के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और घायलों को कुछ लोगों को रुद्रप्रयाग में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करवाकर एम्स में भर्ती करवाया गया है और सभी की जो भी घायल हैं उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से उनकी केयर हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है। बहुत दुखद घटना है और उसके बारे में निश्चित रूप में जांच बैठी है, वो पता लगाएगी कि क्या कारण था। कोई आदमी किसी की आंखें बंद हो गई, किसी को नींद आ रही थी, क्योंकि हम ये आग्रह करेंगे कि भाई नींद पूरी करके ही यात्रा करें और सजग होकर यात्रा करें, ये बहुत आवश्यक है। सड़कें हमारी चौड़ी हो गई हैं, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था, पर किसी को झपकी लग जाती है तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए पूरे मैं समझता हूँ प्रबंध किया जाए और लोगों को आगाह किया जाए, उनको सजग किया जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती रुद्रप्रयाग में हुए वाहन दुर्घटना के घायलों का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री ने घायलों के उपचार के संबंध में एम्स के चिकित्सकों से भी जानकारी ली है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना की जाँच के निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश मैं देता हूँ। घायलों का इलाज जरूरी है, सबके इलाज और उनके परिवार के साथ जो है थोड़ी सूचना की जा रही है, जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन किए हैं और सर दुर्घटना में लापरवाही सामने पाई तो कोई कार्रवाई होगी इनकी जांच के आदेश है। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखरेख उसमें है, उपचार में क्या टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद काम कर रही है।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम मंदिर और आश्रम में शनिवार को इसके 60वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। स्थानीय लोग यहां पर उमड़े हुए थे। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धेय संत नीम करोली बाबा महाराज को समर्पित मंदिर में भक्तों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की। इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए कई भक्त आधी रात से ही कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार करते दिखे। कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर और आश्रम में हर साल देश विदेश से नीम करोली बाबा महाराज के हजारों भक्त आते हैं। अब तक हमें ऐसा लग रहा है कि लगभग 50,000 के आसपास श्रद्धालु जो अब तक दर्शन कर चुके हैं और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन और है। तो सारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, शटल सर्विसेज हमारी चल रही है, डायवर्जन हमारे सारे एक्टिव है। अभी तक जो मैक्सिमम वेटिंग हो रही है वो 40 से 45 मिनट की हो रही है। 40 से 45 मिनट में हर दर्शनार्थी जो है उसके दर्शन हो जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं उनको टाइमली और बहुत स्मूथ तरीके से हम दर्शन यहाँ पे करा पाए। यहाँ एक प्राकृतिक के गोद में ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं प्राकृतिक के गोद में कल से हूँ और एक शानदार बाबा जी का दर्शन हुआ। सुबह के टाइम में प्रसाद मिला, एक शरीर में एक अलग ऊर्जा पैदा हुई अभी, जो इस ऊर्जा को लेके हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों में लगेंगे। 12 बजे रात से लाइन में लगे थे, सुबह 5-5:30 बजे मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा जी का और बहुत ही शानदार लगा मुझे दर्शन करके। हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग मतलब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा और सुबह सुबह मॉर्निंग में हम 5-5:15 बजे घर से निकल गए थे। तो हमें थोड़ा मतलब जैसे ही मतलब दरबार हुआ तो हमें जल्दी से मौका मिल गया था अंदर जाने का। तो काफी अच्छा लगा, बाबा जी के दर्शन से बहुत अच्छा लगा हमें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को 5 सीटें मिली हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर समीक्षा कर रही है। भाजपा लोकसभा चुनाव में पार्टी की कमजोरियों को दूर करने के लिए समीक्षा बैठक करेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार 5 की 5 लोकसभा सीट जिताकर जहां हैट्रिक लगवाने का काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी जीत के बावजूद समीक्षा करने का काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद अभी तक समीक्षा नहीं हुई है, जिससे कहा जा सकता है कि बीजेपी हार के बाद ही नहीं, जीतने के बावजूद समीक्षा करती है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों के साथ 5 लोकसभा सीट को लेकर जो विस्तारक बनाए गए थे, उनके साथ बैठक की गई है। समीक्षा बैठक में पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता और हर बूथ का आकलन किया जाने का काम किया जा रहा है कि आखिर किस बूथ का क्या नतीजा रहा है और किसी कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में कितना काम पार्टी के लिए किया है। हालांकि पार्टी द्वारा जीत को लेकर जो लक्ष्य 5 लाख से ज्यादा मतों का रखा गया था, उसे किसी भी सीट पर अर्जित नहीं किया गया है। इसको लेकर भी समीक्षा की गई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पिछली बार की तुलना में कुछ सीट पर जीत के अंतर में गिरावट आई है, इसलिए ये किन वजह से हुआ है और क्यों आई है, उसे फिर से कैसे हासिल किया जाएगा, इसको लेकर समीक्षा की गई है। चिंता का विषय तो है, जो हम पिछली बार 4 लाख से 5 लाख से जीते थे, अब कम से जीते हैं। आखिर वो 2-2.5 लाख वोट कौन से हैं, उनको भी चिन्हित करेंगे और उनसे भी हम अपना संबंध बनाएंगे, बढ़ाएंगे उसको। 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर विस्तारक ही रहे। यही वजह है कि पार्टी ने जीत के बाद सबसे पहले विस्तारकों के साथ बैठक कर ये संदेश दिया कि भले ही पार्टी 5 की 5 लोकसभा सीट जीत गई हो, लेकिन जिन विस्तारकों की अहम भूमिका चुनाव जिताने में रही, उनके अनुभवों का लाभ पार्टी आने वाले चुनाव में भी लेगी। किन क्षेत्रों में क्या अच्छाइयां पार्टी के लिए चुनाव के समय रही हैं और क्या कुछ कठिनाइयां रही हैं, उन्हें भी दूर करने का काम किया जाएगा। हम प्रत्येक चीज की समीक्षा करते हैं, एक कार्यकर्ता की समीक्षा होती है और आंकड़ों की भी जो है समीक्षा होगी। और मैंने जैसे पहले कहा है कि हम बेहतर परिणाम इस समय लोकसभा में हमारे पक्ष में रहा है 2014 में, 2019 में, और उसी तरह हम 2024 में भी चुनाव जीते हैं। तो समीक्षा भी करेंगे, जो कमियां रही हैं उनको भी ठीक करेंगे, जो अच्छाइयां रही हैं उनको और जगह फैलाएंगे। ये सब चीज रहेगी।
बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, विस्तारक काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन की रिपोर्ट भी विस्तारकों की ही काफी मानी जाती है। वहीं विधानसभा स्तर पर विस्तारक हर नेता पर पहली नजर रखते हैं कि किस नेता द्वारा क्या कुछ काम चुनाव में किया गया है। इसका खाका पार्टी के विस्तारक ही सौंपते हैं। लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने जीत हासिल की है तो सबसे पहले विस्तारकों के साथ बैठक कर पार्टी द्वारा संदेश भी दिया गया है कि विस्तारक पार्टी के लिए किसी रीढ़ से कम नहीं है। देहरादून से जन टीवी के लिए हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधशाला का लाइसेंस जारी करने और अगले दिन कंपनी को सेब का पौध सप्लाई करने का ऑर्डर देने के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 15 आरोपियों को नामजद भी किया है। इस मामले में सीबीआई 26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तीनों एफआईआर में पूर्व निदेशक एचएस बबेजा को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इसके साथ ही उद्यान विभाग के जिले लेवल के 3 अफसर भी शामिल हैं। उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने पिरान कलियर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। इस कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी रहे। कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार सांसद ने कहा कि वो आभारी हैं कि उन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की जिन्होंने उन्हें जिताने का काम किया है। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा को जिताने के बाद अब मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के चलते सभी कार्यकर्ताओं को वहां की सीट जितवाने के लिए पहुंचना है। कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तमाम जनता का आभार प्रकट करने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं, ताकि हम आम मतदाता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, उनका आभार प्रकट करना हमारा ये दायित्व है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और वो जनता से जुड़े हुए एक नेता हैं। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में रहते हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी। कभी भी जनता से उन्होंने अपना कनेक्शन खत्म नहीं किया और यही उनका स्वभाव अभी भी रहेगा। अभी चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में उनका आभार व्यक्त करने जाना चाहता हूं और ये कार्यक्रम लगातार हर विधानसभा स्तर पर हो रहे हैं। के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शुक्रवार को टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के भटवाड़ी गांव पहुंचे, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा भटवाड़ी गांव के लिए की गई सामुदायिक भवन की घोषणा को पूर्ण करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के द्वारा 83,79,000 की लागत से नवनिर्मित कृषक सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए विभागीय बहुउद्देशीय शिविर का भी अवलोकन किया है। बेहतरी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा होगा हमारी सरकार करेगी। 1.5 साल पूर्व में एक कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। यहाँ के लोगों की मांग थी, अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। जहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बैठ के उनके सार्वजनिक कार्यक्रम, ब्याह शादी, सामाजिक कार्य हो सकें। मैंने इनसे वादा किया था
और माँ गौरजा देवी की कृपा से 83,79,000 की लागत से एक बहुत ही सुंदर सामुदायिक भवन बनाकर हमने इनको लोकार्पित किया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका परिषद की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव ने एमडीडीए के अफसरों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप जड़ दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त को बैठक सभागार से बाहर कर दिया। नैनीताल जिले के भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने देहरादून में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के काठ गोदाम से हैडा खान खनशियू मोटर मार्ग जो चंपावत जिले को जोड़ने वाला मोटर मार्ग है, वो लंबे समय से 3 से 4 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त है, जिस कारण 120 गांव के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधायक ने क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के लिए धनावंटन करने का आग्रह किया है। वहीं विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी मांग की है। अल्मोड़ा की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के पंत पार्क में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और कैंट सीईओ कुणाल रोहिला ने रिबन काटकर कैंट के कर्मचारी महासंघ यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया है। कर्मचारियों के द्वारा कैंट सीईओ कुणाल रोहिला और रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस कार्यालय के खुलने से कैंट कर्मचारियों को काफी सुविधाएं मिलने वाली हैं। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कार्यालय के फर्नीचर के लिए 1,50,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। महामंडल के कैंट यूनियन बोर्ड के कार्यालय का स्थानीय कार्यालय का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया और जो इस कार्यालय के खुलने से यहाँ के जो कैंट से संबंधित कर्मचारी हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनको एक छत के नीचे बैठ करके उनको सुन करके उनको समाधान करने का एक रास्ता खुला है। इसके लिए मैं यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री आदमी ईश्वर सिंह चनवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता और हमारे यू साहब बहुत ही जो कि सक्रिय हैं और बहुत ही जन भावनाओं का ख्याल करने वाले हैं और जन भावनाओं के जो जन समस्या है उनके निस्तारण करने के हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनके प्रयासों से भी ये हमारा यहाँ पर स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड में सख्त भू कानून, मूल निवास आदि मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल अब अपने दम पर अकेले कदम उठाएगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल अब संघर्ष समिति के बैनर तले मुद्दे को नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के समय भी उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य आंदोलन की मांग को लड़ा था, जिसके कारण पार्टी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था। बिल्कुल ही इंडिया अब जो है अपने दम पे जो है मूल निवास कानून का मुद्दा उठाएगी, सड़कों पे भी लड़ेगी। हमारा संगठन ऐसा नहीं कि भले पार्टी जितनी भी, हमारा हर शहर हर गांव में लोग हैं, ऐसी बात नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल के। ये उत्तराखंड क्रांति दल अपने दम पे अपने मुद्दे को अपने दम पे लड़ेगी। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के सुड़ी बेलगढ़ चंदा देवी सिंचाई नहर के नवनिर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। विधायक ने बताया कि भीमताल ब्लॉक के सुड़ी बेलगढ़ चंदा देवी सिंचाई नहर आपदा के कारण लंबे समय से क्षतिग्रस्त बनी हुई थी, जिस कारण ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि पूर्व में नहर के निर्माण के लिए DPR भेजी गई थी। पैसा स्वीकृत होने के बाद शुक्रवार को नहर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में हुए हादसे के बाद प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन देर शाम यहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया है।
साथ ही घटना पर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही वनाग्नि से मृतक की अंत्येष्टि भी शामिल हुई। इसके अलावा अन्य मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। ये एक आपदा टाइप की और इसमें जिस तरह की अप्रत्याशित गर्मी, अप्रत्याशित सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से जंगलों में ऐसी आग भड़क गई और हवा के साथ चलने की वजह से ऐसी हादसा हो गया। हमारे कर्मी तो बेचारे बहुत सजग थे, वो तुरंत दौड़े और आग बुझाने की दृष्टि से दौड़े, लेकिन आग कुछ ऐसी हो रही थी कि एकदम से झटके से निकल गई एकदम से। तो अभी तो हम 4 हमारे जो घायल हैं इसमें सीरियसली सबको वहाँ पहुँचा दिया गया है दिल्ली में। रामनगर में शनिवार की सुबह रामनगर कोतवाली में तैनात सिपाही विजेंद्र गौतम चीता मोबाइल में ड्यूटी पर तैनात था और ये सिपाही रानीखेत रोड पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ड्यूटी कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी बीच दिल्ली निवासी सचिन दीक्षित और उनकी पत्नी पूजा श्रीवास्तव दीक्षित ने अपनी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी, जिस पर इस सिपाही के द्वारा उनके वहां का चालान करने की कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा बताया गया है कि इसी बीच कार में सवार महिला के द्वारा इस सिपाही के साथ अभद्रता कर दी गई। उसका कॉलर पकड़ा गया, खींचा गया। इतना ही नहीं, महिला के द्वारा सिपाही का फोन छीनकर उसे जमीन पर भी फेंक दिया गया। मामले में पीड़ित सिपाही के द्वारा उन दोनों पति पत्नियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा भी सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। हाँ, हम मौके पे मौजूद थे और हम देख रहे थे कि वो एक विजेंद्र जी हमारे बहुत ही अच्छे सिपाही हैं, काफ़ी जो है सहयोग भी करते हैं सभी जो है वर्गों का। और देख रहे थे कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनका गला पकड़ लेते और मोबाइल छीनने थे। तब तक हम भी पहुँचे और हमने उसका विरोध किया और वो हमने जब देखा तो दिल्ली के थे और दंपत्ति दोनों झगड़े में लगे हुए थे, मतलब ना दोनों के दोनों। और उसको हमने समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो मान नहीं रहे थे। इस तरह की मतलब वो बिल्कुल ही औरों के ऊपर भी जो है ब्लेम करने लग जा रहे थे और बहुत गलत ब्लेम जो है सिपाही अपने जो विजेंद्र जी उनके ऊपर कर रहे थे। और इस तरह की देवभूमि के अंदर आना और फिर उसके बाद इस तरह का व्यवहार थोड़ा अमानवीय है। और देखना चाहिए कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस की तरह सेवा में लिखी हुई, इतनी धूप हो रही है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, फिर भी वो बेचारे अपने काम कर रहे हैं, जाम खुलवा रहे हैं। थोड़ा समझना चाहिए पर्यटकों को कि हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव की हम जो है अपने मन में रखते हैं, परंतु ये भी नहीं कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें। और यही अपील है कि दुर्व्यवहार पर्यटक ना करें और उत्तराखंड पुलिस उनके साथ मित्र पुलिस की तरह जो है बनाए हुए है और उसके साथ उनको रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। रुड़की से खबर है, जहां पर ढोर डंगर चुराने वाले बदमाशों के साथ हरिद्वार पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। देर रात हरिद्वार पुलिस की थाना झबरेड़ा क्षेत्रांतर्गत ढोर डंगर चुराने वाले बदमाशों के साथ झबरेड़ा मंगलौर नहर पट्टी में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बोलेरो में सवार कुछ लोग आए हुए थे। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, वो घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसके साथ 3 जो साथी थे वो मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया और अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर पर्यवेक्षकों की। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को काउंटिंग होनी है। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया।
इसके साथ ही कांग्रेस में रहते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट को 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं मंगलोर से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की बात की जाए तो भड़ाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। वह लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। इसके साथ ही मंगलोर सीट से बसपा ने टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को ही टिकट दिया है। चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही पार्टियों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान का कहना है कि कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए केंद्रीय पार्लियामेंट को नाम भेजे गए, जिसमें से प्रत्याशियों के नामों का चयन किया गया है। इसके साथ ही दोनों विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से विजयी बनेगी। अपने कार्यकर्ताओं की राय शुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की राय शुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हम जहां एक और भाजपा अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में अभी भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम का अभी इंतजार करना होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जिसने अपनी ही पार्टी को पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का अपमान किया है। वहीं भाजपा पर मंगलोर में पैरासूट प्रत्याशी उतरने का आरोप लगाया है। देखिए, बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। उत्तराखंड में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ यह भी तय हो गया था कि चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इम्पोर्ट किए हुए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है, उससे यह चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला होगा, जबकि मंगलोर में बसपा कांग्रेस के साथ अब भाजपा की भी एंट्री ने चुनाव में तड़का लगाने का काम किया है। खैर, हार जीत तो समय आने पर पता चलेगी, लेकिन जनता जनार्दन जरूरी इनके सियासी वायदे परखने का काम करेगी। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।